भैरवी की ये सभी बातें मैं मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। उसने थोड़ी ही देर बाद कहा कि अब मैं तुम्हें एक और सत्य घटना प्रस्तुत करती हूँ, जो एक परिवार के विषय में है। एक परिवार पूजा पाठ करने वाले आध्यात्मिक विचारों का परिवार था और अलौकिक शक्ति में विश्वास भी था। सो घटना उन्हें यह अस्वाभाविक नहीं लगी। नौकर को बुलाकर पूछा, जानते थे ऐसा पहली बार नहीं हुआ होगा और जो कुछ हुआ उसके विषय में पुराना नौकर अवश्य जानता होगा। उसने पूरी सहजता के साथ बताया, निश्चित रूप से काला कलवा रहा होगा। यह काला कलवा कौन है? पिताजी ने उत्सुकता जताई। नौकर ने बतलाया, काला कलवा वह होता है जैसे जो शिशु अज्ञात कारणों से अथवा पूतना, डाकिन अथवा किसी अन्य वायवी कारणों से मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे काला कच्चा कलवा बन जाते हैं। हमारी परंपरा शिशुओं को गहरे गाड़ने अथवा प्रवाहित करने की है। इसका कारण उनका अस्तित्व काफी समय तक बना रहता है। वही कच्चा काला कलवा बनकर नौजवानों को कष्ट देता है। इस संदर्भ में उसने एक कथा सुनाई। उसके अनुसार मकान का निर्माण किसी अंग्रेज ने कराया था और एक के बाद एक वह अंग्रेजों का आवास रहा। सन 1947 के कुछ वर्ष पहले रहने के लिए जो अंग्रेज युगल आए थे, उनका नाम था जॉन। उनकी पत्नी मर चुकी थी। संतान के नाम पर ले देकर एक खूबसूरत जवान बेटा था। कहने को वह लड़का था, पर न सारे शौक उसके लड़की वाले थे। खेलकूद से लेकर घुड़सवारी तक। साहब के पास उसके शौक पूरा करने के लिए कई अरबी घोड़े थे। वह बारी बारी से जिन पर सवारी करता और दूर दराज के जंगलों तक चक्कर लगा आता। घोड़ों का अस्तबल मकान के पीछे की तरफ था। बाप बेटे को इस मकान में रहते मुश्किल से 2 वर्ष ही बीते होंगे कि गर्मियों की एक सुबह उनका एक पुत्र दुर्घटना का शिकार हो गया। किस दुर्घटना का शिकार हुआ यह आज तक एक रहस्य है। जिस वर्ष वह शिकार हुआ, तभी से घोड़े पर सवार उसकी आत्मा समय कुसमय भागती नजर आती, खासकर फल के मौसम में। वो हर फल के मौसम में एक बलि लेती है। नौकर ने सिर पर गंभीरता से हाथ फेरते हुए कहा, बाबूजी, मेरे विचार में रजत बाबू भी उसी का शिकार हुए हैं। क्या अनाप शनाप बके जा रहे हो? चुप रहो। पिताजी ने नौकर को डांट दिया। और याद रहे, खबरदार ये बात मोहित के कान तक गई। ये कहकर वे एक गहरे विचार में डूब गए। चांदनी रात थी, संभवतः पूर्णिमा थी। खा पी कर सब अपने अपने बिछावन पर सोने चले गए। माँ अकेली जाग रही थी। उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। खाती कैसे? बाहरी कमरे में बने अपने अस्थायी कार्यालय में बल्ब जलाए पिताजी अब तक काम में उलझे हुए थे। उनके साथ शायद 2-1 लोग और भी बैठे थे। रात 11 के आसपास माँ बाहरी बरामदे में निकली। पिताजी के कमरे से बातचीत की आवाज वहां तक पहुंच रही थी। माँ ने सुना उसी काले कलवे के विषय में बात हो रही है। थोड़ी देर बाद पिताजी उठकर आ गए। माताजी को समझाया, मोहित को कल से घूमने और व्यायाम के लिए जाने से रोको। व्यायाम तो वह घर पर भी कर सकता है। इसके बाद सब सो गए। लेकिन अगली सुबह मोहित नियम के अनुसार घूमने निकल गया। कुछ पग आगे बढ़ते ही उसने देखा कि बाग में कोई शिशु खड़ा है। देखते देखते उसे लगा उसके कपड़ों का रंग बदलने लगा है। तब तक मोहित को किसी भी प्रकार का संदेह नहीं हुआ। चलता हुआ जब उसके करीब आ गया, तब लगा कि न सिर्फ कपड़े का रंग बदल रहा है, नीचे से जांघ का हिस्सा पारदर्शी होने लगा है। अज्ञात भय के मारे मोहित सिहर उठा। वापस मुड़ने में भी भय लग रहा था। पैर समेटने चाहे तो लगा कोई रोक रहा है और जबरन आगे की तरफ धकेल रहा है। अब सामने शिशु का चेहरा था, बिल्कुल शांत और सौम्य। उसकी मासूम आंखें मोहित की आंखों पर लगी थी। उनमें अपरिचय के भाव थे। तेजी के साथ उसका समूचा शरीर मोम की तरह पिघलता जा रहा था और डर के मारे मोहित के मुंह से जब तक चीख नहीं निकली, चेहरा गायब हो गया। चीख सुनकर घरवाले दौड़े। गनीमत थी, मोहित बेहोश होकर जमीन पर नहीं गिरा था। सहारा देकर उसको भीतर कमरे में लाया गया। डॉक्टर को बुलवाया गया। जांच से पता चला कि उसे कुछ भी नहीं है, केवल भय हुआ था। डॉक्टर ने नींद की सुई लगाई और माँ पूरी रात सिरहाने के पास बैठी रही। पिता बेतरह घबरा गए थे। उन्होंने अपने मित्रों से विचार विमर्श किया। एक परिचित ने बताया, मोहित के लिए चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। मेरी नजर में मेरठ के रुस्तमपुर बावली का एक परिचित तांत्रिक है, उसे बुलवाइए। वह कोई न कोई उपचार अवश्य करेगा। अगली सुबह जब मोहित की तबीयत में सुधार हुआ, पिताजी के सामने वह जिद पकड़ कर बैठ गईं कि आप तुरंत उस तांत्रिक को बुलवाइए।
पिताजी ने ढाढ़स बंधाया कि आजकल में रुस्तमपुर बावली से वो तांत्रिक आ जाएगा। क्या कर पाता है देख लेंगे। दूसरे दिन पिता के परिचित तांत्रिक पंडित राम प्रकाश शर्मा को साथ लेकर आए और छोड़कर वापस चले आए। दोपहर का समय था। तांत्रिक ने बताया, रात को कुछ मंत्र प्रयोग करूंगा और जो करना होगा वह भी करूंगा। रात को मंत्र का कैसा प्रयोग हुआ किसी को नहीं मालूम, मगर सुबह जो हुआ पूरी तरह याद है। वह युवा तांत्रिक सुबह अंधेरे जगा, साधना करने के बाद गुलाब के ताजे फूलों की एक छोटी सी माला बनाई और मोहित को अपने पास बुला लिया। मोहित से पूछा, काले कलवे को तुमने कच्चे रूप कहाँ देखा था? मोहित ने वह जगह बताई। तांत्रिक ने माला वहां रख दी और मंत्र बुदबुदाया। काला कलवा 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 गाम गी कुम आहि आहि कोम काला कमानी आव आव रह रह देश विदेशा खींचे आव बातें मोरी अब पति आव। देखते देखते माला अपने स्थान से गायब हो गई। तांत्रिक ने कहा, आप पति पत्नी के अलावा कोई एक व्यक्ति चाहिए जो मेरी सहायता कर सके और जो कुछ मैं करूं उसकी चर्चा किसी से ना करे। विश्वसनीय नौकर से अधिक उपयुक्त भला कौन होता? तांत्रिक ने नौकर को निर्देश दिया कि पूरे बाग में खोज करो गुलाब की माला कहाँ पड़ी है। जहाँ भी पड़ी नजर आए छूना मत, मुझे आकर बताना। नौकर गुलाब के फूलों की माला की तलाश में निकल गया और तांत्रिक पिताजी और मोहित के साथ बैठा रहा। आधा घंटा बाद नौकर ने आकर सूचना दी कि माला मिल गई। चलकर दिखाओ, कहते हुए तांत्रिक उठा। पिताजी को भी उसके साथ ले गया। मकान के दक्षिण में 100 कदम चलते हुए सभी वहां पहुंचे। वह एक झाड़ियों वाला उजाड़ था। पिताजी उसे पहली बार देख रहे थे। उजाड़ के चारों तरफ पत्तों का ढेर और आग का छोटा सा पौधा था जहां सूखे पत्ते जमा थे। लगता था पिछले अनेक वर्षों से इस ओर किसी का ध्यान ही नहीं गया। वहां होकर वह तांत्रिक कुछ बुदबुदाया। ढेर के कोने में एक चिंगारी दिखाई दी। देखते ही देखते चिंगारी पूरे ढेर में फैल गई और कुछ ही मिनट में सब के सब जलकर राख हो गया। जलना जब खत्म हुआ, हवा का एक तेज झोंका आया और सारी राख उड़ा के ले गया। शाम बीते तांत्रिक ने नौकर से पूछा, यहाँ कोई बच्चा दफनाया गया था? कुछ याद है या नहीं? हाँ, दफनाया गया था। तांत्रिक के निर्देशानुसार मोहित तथा पिताजी अपने साथ काले उड़द लेके गए थे। दफनाए जाने वाली जगह दोनों ने काले उड़द बिखेरे और प्रार्थना की कि कृपा करके अब इन्हें निश्चिंतता के साथ रहने दो। तब से वह पूरी निश्चिंतता के साथ रह रहे हैं। इसके बाद तांत्रिक धीरे धीरे गुनगुनाता हुआ, काला कलवा काली रात अब ना आना फलों वाली रात, नजर से ओझल हो गया। सिद्ध वह तांत्रिक मेरा ही शिष्य था। मुझे ऐसा अनुभव हुआ, जो कार्य मैं कर सकता हूँ वही मेरा शिष्य भी कर सकता है। तब मैं गुरु हूँ या क्या? बस मैं वहीं तब से चलकर राजीव शर्मा शूर लकी के कंधा घाट चला आया।